कल हम लोग बात कर रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ दी प्रोसीजर अल्लाह। आपसे कहा गया था कि अगर प्रक्रिया नहीं है तो किसी भी अधिकार का कोई मतलब हो ही नहीं सकता, क्योंकि अधिकार रहे और उसके उल्लंघन की दशा में कोई उपचार किसी को प्राप्त न हो, या अधिकार है तो फिर किसी ना किसी पर कर्तव्य होगा ही होगा, क्योंकि कर्तव्य के बिना अधिकार की कोई संकल्पना है ही नहीं। ठीक है, तो जब अगर किसी का कोई कर्तव्य है किसी के प्रति और वो अपने कर्तव्य का पालन न करे और उसे बाध्य करके कर्तव्य पालन के लिए विवश ये न किया जा सके, तो फिर ऐसे अधिकार और कर्तव्य का कोई मतलब हो ही नहीं सकता। इसलिए विदाउट प्रोसीजर किसी भी सबस्टेंटिव लॉ का कोई अर्थ है ही नहीं। इसीलिए दोनों को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। ये मानकर चलते हैं कि प्रोसीजर और सबस्टेंटिव लॉ ये ईच कॉम्प्लीमेंट्री, एक का काम दूसरे के बिना नहीं चलेगा। और इसी कारण आप देखते हैं दांडिक विधि के क्षेत्र में वहां भी बीएनएसएस ये है, और सिविल विधि के क्षेत्र में वहां भी सीपीसी है। सीपीसी कब इनेक्ट हुई इस पर भी बात हुई है कि प्रथमता यह 1859 में इनेक्ट की गई सर एलिजा एमपी उनके द्वारा। उसके बाद संशोधन होते होते ये वर्तमान स्वरूप में हमारे समक्ष है। आपसे ये कहा गया था कि आपसे प्री में खूब पूछा जाएगा कि 1999 और 2000 के 2000 तो नहीं 1999 और 2002 इसके जो संशोधन है ये किस कमेटी की सिफारिश पर किए गए थे। तो आपसे कहा गया था कि मालिमत कमेटी, इस कमेटी की सिफारिश पर ये संशोधन हुए थे। और ये खूब पूछे जाते हैं, और जब पूछे जाते हैं तो आप प्रीलिम स्पेशल वो बड़ा रट रटाकर अगर इसका जवाब दे देते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे विश्व विजय कर ली हो। ठीक है, जबकि ये बड़ी सामान्य सी बात है, इनका कोई मतलब कानून वानून से नहीं, लेकिन फिर भी ये जानकारी में रहनी चाहिए। ठीक है, और 1999 और 2002 के संशोधन कब इनकॉर्पोरेट हुए, यानी प्रवर्तन में कब आए, तो 1 जुलाई 2002 इससे आए। ये भी बातें सर सारी की सारी कल हुई थी। अब सीधे सीधे सीपीसी का जो टेस्ट है उसका जो ठीक है लिखा हुआ भाग है वो क्या कहता है, इस विषय पर बात शुरू होगी। तो सबसे पहले कह रहा सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया को से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम। तो सबसे पहली बात उसने कही है, और यहां पर भी खूब प्री में सवाल बनते हैं कि किसी भी विधि का जो अधिनियमन किया गया किस उद्देश्य को लेकर किया गया। यह उद्देश्य यह बता रहा है, ऑब्जेक्ट एंड रीजन क्लॉज है ये, जो अधिनियमन की भाषा में कहा जाता है ऑब्जेक्ट एंड रीजन क्लॉज। विधायिका खाली नहीं बैठी है, या उसका आपको परेशान करने का कोई मन नहीं है इसलिए वो किसी चीज को बना रही हो, ऐसा नहीं होगा। जैसे अभी आप देखेंगे डिग्री की परिभाषा, बड़ा सा डिग्री की परिभाषा अब जोर दिया जाएगा, तो डिग्री की परिभाषा में इतना जोर है क्यों? काहे आपको मर्द समझा देने की कोशिश चल रही है कि कैसे भी आप डिग्री की परिभाषा समझ जाओ। जब तक यह दिखाई नहीं देता तब तक दिमाग डिग्री की परिभाषा याद नहीं रखेगा। जिस दिन दिमाग को आपने यह समझा दिया कि यह इंपॉर्टेंट चीज है, उसी दिन दिमाग फट से उस चीज को ऐसे याद कर लेता है कि वो कभी भूलती नहीं। हमने आपसे कई बार कहा कि फिल्मी गाने ये तो एक बार सुनते हैं और दिमाग पर ऐसे अंकित होते हैं कि आप भुलाना चाहो तो वो भूलता नहीं है, क्योंकि वो दिमाग को सुंदर लगा है। तो जिस दिन आप दिमाग को यह समझा देंगे
कि डिग्री की डेफिनेशन समझना जरूरी है, उस दिन बात खत्म हो जाएगी। लेकिन आप डिग्री की डेफिनेशन रटते तो हैं और लोग आपको रटवा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का सत्य ये नहीं बता रहे हैं। डिग्री जानना इसलिए जरूरी कि क्या डिग्री है, क्योंकि तुम कह दोगे ये डिग्री है और हम मान तो नहीं लेंगे कि ये डिग्री है। कानून मान्यताओं का खेल नहीं है, ठीक है, ये फंक्शनल साइंस है। यहां आपको जो आप कह रहे हो साबित करके दिखाना होगा कि ये है। यहां किसी पर विश्वास नहीं होगा, ठीक है। यहां तो गधे को आप गाय कहो तो गधा गाय नहीं होता, क्योंकि आपके कहने से वस्तु में, ये व्यक्ति में, ये सिद्धांत में वे गुण उत्पन्न हो जाएं, ठीक है, जो कि वस्तुतः आपके कहे गए में होते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। डिग्री इतनी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि डिग्री की दो अपीलें मिलेंगी, ठीक है। सेक्शन 96 कहेगा कि प्रत्येक डिग्री अपील योग्य है, ठीक है, और उसकी दो अपीलें मिलेंगी। आदेश की दो अपीलें नहीं मिलेंगी, आदेश की सिर्फ एक अपील मिलेगी, और प्रत्येक आदेश अपील योग्य होगा भी नहीं जब तक धारा 104 की परिभाषा में नहीं आ जाएगा, तब तक कोई आदेश अपील योग्य हो भी नहीं सकता। पुनरीक्षण भले ही कर लेना, और पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियां और पुनरीक्षण का विस्तार ये बड़ा सीमित होता है, ये हम लोग सीआरपीसी बीएनएसएस में देख चुके हैं, फिर देखेंगे जब रिवीजन आएगा। पुनरीक्षण उतनी बेहतर, ठीक है, रेमेडी नहीं है जितनी बेहतर रेमेडी अपील है। अपील में बहुत विस्तार से कोर्ट सारी चीजों को देखेगा, रिवीजन में नहीं देखेगा। रिवीजन में तो आपको मोटा मोटा बताए देते हैं, दोबारा दोहराए देते हैं कि अवर न्यायालय ने डिसाइड किया है वो भी ठीक है कानूनन, और आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है कानूनन, और आप जो कह रहे हैं वो ज्यादा ठीक है बनिस्बत उसके जो न्यायालय ने डिसाइड किया है, तो भी रिविजनल कोर्ट अवर न्यायालय के निर्णय को नहीं बदलेगा, क्योंकि वहां उसका कानूनन औचित्य यह परीक्षित होगा जो कुछ अवर न्यायालय ने कहा क्या वो कानूनन कहा जा सकता है। यदि कानूनन कहा जा सकता है तो इस बात के होते हुए भी कि उससे बेहतर भी कहा जा सकता है, अवर न्यायालय की बात ठीक मानी जाएगी और आपका रिवीजन खारिज कर दिया जाएगा। अपील में यह स्थिति नहीं है, ठीक है, वहां सिर्फ लीगल करेक्टनेस देखी जाएगी, इसलिए पुनरीक्षण ये बेहतर रेमेडी नहीं है। और पुनर्विलोकन इसके तो बड़े लिमिटेड ग्राउंड्स हैं। जब हम लोग आदेश 47 पर पहुंचेंगे तब देखेंगे कि पुनर्विलोकन के तो बेहद लिमिटेड ग्राउंड्स हैं, हो ही नहीं पाएगा आसानी से। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कोई भी न्याय निर्णय डिग्री की परिभाषा में आ जाए, क्योंकि जैसे ही वो डिग्री की परिभाषा में आया वैसे ही दो अपीलें अगर वो आदेश की परिभाषा में आ भी जाए, क्योंकि प्रत्येक आदेश की भी अपील नहीं होगी, और अंतर्वर्ती यानी इंटरलोकेटरी ऑर्डर उसकी तो होगी ही नहीं। जब हम लोग आदेशों पर पहुंचेंगे, आदेश 39 वहां पर बात होनी शुरू होगी, तो अंतर्वर्ती आदेश, ठीक है, यानी इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स, फाइनल ऑर्डर, इन सब की बात शुरू होगी। तो इंटरलोकेटरी का तो रिवीजन भी नहीं है, और अगर फाइनल ऑर्डर की सूरत में भी कोई चीज आ जाए तो भी उसकी अपील आपको प्राप्त हो जाए ये जरूरी नहीं, और अपील मिल भी जाए
तो भी सिर्फ एक, ठीक है, उससे ऊपर अपील नहीं होगी, उससे ऊपर अपील नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की जो अनुच्छेद 136 के अंतर्गत शक्तियां वो सीमित हो जाएंगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ताकतें स्टैट्यूटरी जो लिमिटेशंस हैं उनसे नियंत्रित होती ही नहीं, इसलिए उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अंडर आर्टिकल 136 आपका जाने का अधिकार है, चले जाइए। अपील सुनाने का अधिकार तो नहीं। उन्होंने उठाई, रिजेक्ट कर दी आपकी, ठीक है, लीव तो क्या कर लेंगे आप। और आपको जब कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया तो यह भी कहा कि अनुच्छेद 136 में पिटीशन फाइल करने के लिए जो आपने लीव मांगी है उसे बिना किसी कारण का उल्लेख करके वो उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। सकारण उसको रिजेक्ट करना जरूरी नहीं है, यूं ही रिजेक्ट कर सकते हैं। कर दिया, क्या कर लेंगे आप। लेकिन अगर न्याय निर्णय डिग्री की परिभाषा में आ गया तो दो अपील आपका अधिकार है, और जो आपका अधिकार है उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। जैसे अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत पिटीशन अगर आपने फाइल की है तो उसे सुनना उनका कर्तव्य है। वे ये नहीं कह सकते कि हम इसे नहीं सुनेंगे, वो ये कह सकते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हुआ, ठीक। न्याय निर्णयन ये देना होगा, न्याय निर्णयन क्या होगा ये दूसरी बात है। तो जुडिक्शंस अलग अलग हैं। अगर कोई न्याय निर्णयन डिग्री की डेफिनेशन में आ गया तो आपके पास दो अपीलें आ गई, और अधिकार के साथ दो अपीलें आ गई। इवन न्याय निर्णयन डीम्ड डिग्री इसकी डेफिनेशन में आ जाए तो भी आपके पास दो अपीलें आ गई, क्योंकि डीम्ड शब्द जहां पर लगेगा वो लीगल फिक्शन है, विधिक कल्पितार्थ है, ठीक है। और उसका अर्थ ऐसे निकलता है कि जो कुछ अभिव्यक्त रूप से शब्दों में शामिल नहीं है। हमने आपसे कहा था कि बेयर खरीद लीजिए, जमाइयां बंद हो जाएंगी। आपने बेयर नहीं खरीदा, तब तक जमाई आएगी। उसका कारण यह है कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आपके पास बेयर हो तो आपको दिखाई देगा लिखा हुआ, और फिर मेरी बात ज्यादा समझ में आएगी। इसीलिए हमने कहा था बेयर लीजिए तत्काल। तो हमारा 25 साल टीचिंग एक्सपीरियंस है, हमें एक एक बात ध्यान में रहती है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि डीम्ड शब्द प्रयोग ही वहां होगा जहां अभिव्यक्त रूप से चीजें शब्दों में शामिल नहीं हो सकती, लेकिन उन चीजों को अभिव्यक्त शब्दों में शामिल माना जाएगा। जैसे क्या कहते हैं, KGMU डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। वैसे तो मेडिकल कॉलेज, ठीक है, अस्पताल ही होता है, ठीक है, वहां भी इलाज चल रहा है, ठीक है। लेकिन चूंकि वहां इलाज करने वाले सीख भी रहे हैं, वो ज्ञानार्जन का साधन भी है, इसलिए इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है कि उसे यूनिवर्सिटी का दर्जा ये दे दे। जो अभिव्यक्त रूप से शब्दों में शामिल नहीं हो रहा उसे भी शामिल किया जा सकता है, ठीक है। ऐसी डीम्ड डिग्री होती, तो डीम्ड डिग्री अगर इस डेफिनेशन में भी मामला आ गया तो दो अपीलें मिलेंगी। यह है मुख्य बात। जो डिग्री की डेफिनेशन आपको LLB से लेकर के और हर कंपटीशन और सब जगह है, ठीक है, पूछी जाती है और ये जानने की कोशिश होती है। यद्यपि जो जानने की कोशिश कर रहे होते हैं उन्हें भी ये नहीं मालूम होता कि हम जानने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। मजेदारी यही है, वो भी सिर्फ ये मान रहे हैं
कि वाइवा में नंबर देने के लिए डिग्री की डेफिनेशन पूछना जरूरी है और इनका बताना जरूरी है। नहीं, कानून का नंबरों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। कानून जीवन के लिए है, ठीक है ना। तो डिग्री जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसकी दो अपीलें हैं। तो जब तक आप इंपॉर्टेंस किसी भी चीज की नहीं समझते तब तक वो चीजें आ नहीं सकती, क्योंकि दिमाग की अपनी प्रॉपर्टी है। दिमाग कोई बेकार की चीज याद नहीं रखेगा। हमने आपसे कई बार कहा, आप सड़क पर आए, बहुत सारी चीजें देखी, हम पूछ रहे क्या क्या देखा, तो कुछ भी नहीं बता सकते आप, क्योंकि दिमाग के हिसाब से वो सब कुछ बेकार था, ठीक है। और जब आपके पास बेयर नहीं होता तो भी दिमाग यही बताता है कि ये जो कुछ कह रहे हैं ये सब बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं, ये एग्जाम में तो पूछा ही नहीं जाएगा, जबकि यही पूछा जाएगा। और जब पूछा जाएगा तब आप बगले झांकेंगे, यही पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप अपने पूर्वाग्रह लेकर बैठते हैं, आप मेरे हिसाब से नहीं चलते। सबसे बड़ी समस्याएं यही है कि आप मेरे हिसाब से चलना ही नहीं चाहते। आपके दिमाग में एक फिक्स आइडिया है कि ऐसे सिलेक्शन होगा, यद्यपि आप बार बार उस आइडिया के साथ असफल हुए हैं। लेकिन मजेदारी यह है कि उस आइडिया में, उस फ्रेम में आप कोई बदलाव नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। तो डिग्री आपको जाननी इसीलिए जरूरी है और इसीलिए वो बार बार पूछी जाती है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो आपने समझ ली, अच्छा आप डिग्री कह देंगे तो डिग्री हो नहीं जाएगी। इसेंशियल्स ऑफ डिग्री ये क्या है, ठीक है, वो बताए हैं लेजिस्लेचर ने। लेजिस्लेचर डेफिनेशन क्लास में सारी इंपॉर्टेंट चीजों को बता देती है, इसीलिए उसने डिग्री के इसेंशियल्स बताए हैं कि दीज आर द इसेंशियल्स। अगर आप किसी चीज में ये इसेंशियल्स पा रहे हैं, देन यू कैन नेम्ड दैट एजुकेशन एज ए डिग्री। और जैसे ही उसमें वो इसेंशियल्स आए, फिर किसी ने उसे किस नाम से पुकारा है इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो सिविल जज जूनियर डिवीजन बने बैठे होंगे वो आप ही में से कोई होगा, और उन्होंने भी डिग्री सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़ी थी, ठीक है। इसलिए हो सकता है इनफैक्ट इन इसेंस वो डिग्री ही हो, लेकिन वो गलती से उसे आदेश लिख गए हों, तो उनके आदेश लिख देने से वो आदेश हो नहीं जाएगा, वो डिग्री ही रहेगा। और इसी प्रश्न पर अपीलें होंगी, इसी प्रश्न पर झगड़े होंगे, और तय होगा कि ये डिग्री है या नहीं। तो तय कैसे होगा? आखिर कोई आपको तय करने का तरीका बताना होगा ना। इसीलिए लेजिस्लेचर हमेशा इंपॉर्टेंट चीजों को डिफाइन कर देती है। तो इसेंशियल्स ऑफ डिग्री क्या है, इस पर तो अभी बात करेंगे। हमने आपके सामने इंपॉर्टेंस क्या होती है चीजों की ये रखा, क्योंकि जब तक इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, जब तक पढ़ाई की इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आती है, ठीक है, थारो स्टडी की, तब तक थारो स्टडी आप करते नहीं हैं। जिस दिन उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है, जब आप प्रीलिम पढ़कर 5 बार असफल हो जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि याद क्यों नहीं रह रहा। इसलिए नहीं रह रहा क्योंकि आपने कुछ समझा ही नहीं है। आप रटना चाहते हैं, वो रट नहीं सकता, दिमाग को वो बेकार की बात लग रही है, इसलिए एक बार रटा गया, फिर रटा फिर गया। थारो स्टडी, इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहां कहता है सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित विषयों का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम। हमने कहा विधायिका खाली नहीं बैठी है, प्रत्येक अधिनियमन के पीछे उसका कोई उद्देश्य है, क्योंकि वो जानती है
कि अधिकारों को दिया ही नहीं जा सकता प्रोसीजर के बिना, और सदा और सर्वदा से प्रोसीजर के माध्यम से ही अधिकार दिए जाते रहे, क्योंकि विवाद जैसे मनुष्य इस धरती पर आया वैसे ही पैदा होने शुरू हो गए, और उन विवादों का न्याय निर्णय इसे करने के लिए राज्य जैसी संस्था, इसे भी जन्म देना ही पड़ा। तो दुनिया के प्रत्येक हिस्से में राज्य द्वारा विवादों का न्याय निर्णय किया ही जा रहा था, और विवाद प्रकृति के अनुसार दो ही प्रकार के थे, या तो दांडिक और या फिर दीवानी। इसके अलावा विवादों का जो तीसरा नेचर है राजस्व, वो मॉडर्न डेवलपमेंट है, ठीक है, मूलतः वो भी दीवानी प्रकृति का ही है। तो मूलतः अगर विभाजन देखें अधिकारों के संदर्भ में, तो वो दो ही हैं, या तो दांडिक या दीवानी। तो दांडिक और दीवानी दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं का निर्धारण ये किया जाना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि दंड हम जिस परिस्थिति में देते हैं उस परिस्थिति में अधिकार ये नहीं देते हैं। दंड तो हम उस परिस्थिति में देते हैं जबकि व्यक्ति का दोष युक्त संदेह के परे साबित है। हमने आपसे कई बार चर्चा की है कि घरों में भी आपकी पिटाई तभी होगी जब बिल्कुल 100% आप दोषी सिद्ध हो जाएंगे, तभी पिटाई होगी। उससे पहले कहते यार छोड़ो, क्या पता ऐसा न हो, ठीक है। तो वहां भी आपको संदेह के लाभ मिलते हैं और वही यहां भी मिलते हैं, लेकिन अधिकारों के संदर्भ में उन्होंने कहा अरे चलो ठीक है, घरों में भी ऐसे होता है, उन्होंने कहा चलो ठीक है मान लो दे दो। तो दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग करनी पड़ेंगी और इसीलिए दोनों प्रक्रियाओं को हमेशा से अलग अलग किया गया है। अब न्याय का प्रथम सिद्धांत यही है कि सभी के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। तो हमारे यहां भी जब प्रथम बार अधिनियमन शुरू हुआ विधियों का, तो पूर्व तो अधिनियमन था ही नहीं, ठीक है। मॉडर्न लीगल सिस्टम में जब अधिनियमन शुरू किया 1859 में, जो एलिजा एमपी ने सीपीसी बनाई और जिसे संशोधित करते 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 हम यहां तक पहुंचे, ठीक है। उस समय इस बात का ध्यान रखा गया कि देश के विभिन्न हिस्सों में सिविल प्रक्रिया को, यानी दीवानी मामलों से संबंधित जो विधि है उससे, ठीक है, संबंधित जो प्रक्रिया है उसके नियमों में एक रूपता आ जाए, ठीक है ना। समेकन और संशोधन, संशोधन भी जरूरी है और समेकन भी जरूरी है, क्योंकि हर जगह कुछ अच्छा है और हर जगह कुछ खराब है। तो देश में के विभिन्न हिस्सों में सिविल प्रक्रिया को शासित करने के लिए जो भी नियम चल रहे थे उनमें से अच्छा इकट्ठा किया गया, यानी समेकन किया गया, और जिसमें संशोधन की जरूरत थी उसे संशोधित किया गया। तो सिविल प्रक्रिया संहिता, इसका जो अधिनियमन हुआ पहली बार 1859 में, और वर्तमान जो सीपीसी यानी 1908, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट, उसका उद्देश्य सिविल प्रक्रिया से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करना था, परिभाषित करना नहीं। एक मोटी चीज याद रखें, परिभाषित वही होगा जहां सबस्टेंटिव लॉ की बात हो रही हो, क्योंकि अधिकार को डिफाइन करना यह सबस्टेंटिव लॉ का काम है। इससे सामान्यतः जब प्रक्रिया विधियां प्रोसीजरल लॉ देखे जाएंगे तो सामान्यतः प्रोसीजरल लॉ समेकन और संशोधन इसी से संबंधित रहेंगे।
परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, ये सदा सर्वदा हो, ये ऐसा हम नहीं करें, कहीं हो भी सकता है एक्सेप्शनली, लेकिन नॉर्मली है समेकन और संशोधन। तो यहां भी यानी अगर आपको तुक्का ही लगाना पड़ रहा है, क्योंकि प्री में सवाल बनते हैं इसमें ऑब्जेक्ट एंड रीजन पे, अगर आपको तुक्का ही लगाना है, कंफर्म नहीं मालूम, तो फिर ये देखें कि प्रक्रिया से संबंधित मामला है या सब्स्टेंटिव लॉ से संबंधित मामला है। अगर प्रक्रिया से संबंधित है तो फिर इस तुक्के के साथ जाएं कि समेकन और संशोधन इसे करने के लिए अधिनियम हुआ होगा, उसमें परिभाषा शामिल नहीं होगी, तब आपका तुक्का सही हो जाने की दिशा में होगा और अक्सर मामलों में सही ही लगेगा। ठीक है, इसलिए तुक्का लगाने के भी अपने नियम हैं। आपके सारे तुक्के गलत होते हैं, सारे तुक्के मीनिंग भाई आप 100 लगाते हैं 80 गलत, क्योंकि अधिनियमन का जो टेक्निक है, लेजिस्लेशन की जो टेक्निक है, वो कभी ध्यान नहीं देते। लेजिस्लेशन की टेक्निक पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप लेजिस्लेशन की टेक्निक पर ध्यान देंगे तो फिर जो तुक्का आपने लगाया है ये भी ठीक हो सकता है और मैक्सिमम टाइम ये ठीक ही होगा। तो यहां कहता है सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम। ठीक है, कहता है ये समीचीन है कि सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन किया जाए, अतः एतद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित किया जाता है। कहता है ये समीचीन है। समीचीन मीनिंग दैट बाय नाउ टाइम हैज कम। ठीक है, इट इज एक्सपीडियंट। ठीक है, ये जरूरी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि दुनिया भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अगर सिविल प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न प्रकार की विधियां चलती रहें तो ये बिल्कुल ठीक नहीं कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि कानूनों में समानता होनी ही चाहिए। एक चीज यहीं पर और समझ लें, सबस्टेंटिव लॉ नॉर्मली रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन के साथ लागू नहीं होता है। ठीक है, यद्यपि सारभूत विधियां अगर दांडिक प्रकृति की हैं तो अनुच्छेद 20 सीधे मनाही कर रहा है। ठीक है, कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से यानी भूतलक्षी प्रभाव से वे लागू नहीं होंगी, तब तो अनुच्छेद 20 सीधे सीधे मनाही कर देता है कि हो गई नहीं, बात ही खत्म हो गई कि उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। भूतलक्षी प्रभाव मीनिंग देर भाई कि आज आप अधिनियमन कर रहे हो और अधिनियम के प्रभाव को आज की तिथि से पीछे की किसी तिथि से लागू किए दे रहे हो। ठीक है, तो जब आप अधिनियमन के दिनांक से पीछे के किसी दिनांक से अधिनियम को प्रभावी बना देते हो तो आपके इस संव्यवहार को या आपके इस कृत्य को, विधियों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाना या लॉज को रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन दिया जाना या रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाना, यह कहा जाता है। तो अगर आपने दांडिक विधियों के क्षेत्र में ऐसा किया कि जो काम आज हत्या नहीं समझा जाता उसे आज आपने हत्या की डेफिनेशन में घोषित कर दिया, या जो हत्या तो न कहें वो अच्छा उदाहरण नहीं है, जो कार्य आज आतंकवादी कृत्य नहीं समझा जाता है उसे आपने आज आतंकवादी कृत्य की परिभाषा में शामिल कर दिया और उसे पीछे से लागू कर दिया, ये आप नहीं कर सकते। क्योंकि जो भी आज की तिथि पर कुछ करता है, अर्थात जिसने पीछे कुछ किया, वो उस समय उपलब्ध विधियों के मुताबिक, ठीक है, विधि सम्मत ढंग से आचरण करता है, उसे भविष्य की जानकारी नहीं है। इससे भूतलक्षी प्रभाव से दांडिक विधियां लागू नहीं हो सकती। हां, जो दीवानी विधियां हैं वे लागू हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मल रूल यही रहता है दीवानी विधियों में भी कि उन्हें रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन से लागू नहीं करते हैं। नॉर्मल जो रूल रहता है वो यही रहता है।
लेकिन कर सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। यानी ये कहें कि सबस्टेंटिव लॉ के मामलों में नॉर्मल रूल ये होता है कि उन्हें रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन से लागू न किया जाए, ठीक है ना। एक में तो कर ही नहीं सकते और एक में सामान्य नियम ये होता है। जब प्रोसीजरल लॉ की बात आती है तो नॉर्मल रूल ये होता है कि वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्शन लागू होंगे। यानी अगर आज सीपीसी में बदलाव लाया जाए तो आज की तिथि पर जितने सिविल मामले चल रहे हैं वे बदली हुई सीपीसी के मुताबिक न्याय निर्णीत किए जाएंगे यदि स्वयं विधायिका, ठीक है, ये न लिख दे कि भविष्य में आने वाले मामलों के लिए ही यह संशोधन प्रभावी होगा। अगर यह अभिव्यक्त उपबंध विधायिका स्वयं शामिल नहीं कर रही तो फिर स्थिति यह आएगी, सामान्य नियम यह रहेगा कि जो लंबित मामले होंगे वो संशोधित कानून के मुताबिक ही डिसाइड होंगे। जैसे बीएनएसएस बदल दिया तो उसमें संभवतः 531 है, संभवतः जहां तक हमें याद पड़ रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो लंबित मामले हैं वे पुरानी सीआरपीसी के मुताबिक चलते रहेंगे और भविष्य में इसके मुताबिक चलेंगे, ठीक है। अगर ये बात ना हो तो पुराने मामलों में भी जो नई बीएनएसएस है ये लागू हो जाएगी। तो ये भी बात एक दिमाग में रख लेनी चाहिए, ठीक है। हम यहां पर एक भी बात ऐसी नहीं बोलते जो आपके काम की न हो। ये अलग बात है कि आपका जजमेंट मेरी बातों के प्रति ये हो सकता है कि ये काम की बात नहीं, क्योंकि आप एक निश्चित फ्रेम लेकर दिमाग में बैठते हैं, ये समस्या है, ठीक है ना। आपको खुला होना चाहिए, वो आप नहीं होते। तो कहता है ये समीचीन है कि सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन किया जाए। मीनिंग देयर बाय 1908 में विधायिका ये अनुभव कर रही है कि नाउ टाइम हैज कम कि कंसोलिडेट किया जाए सिविल प्रक्रिया से संबंधित विधियों को और आपका अमेंड भी किया जाए यदि जरूरत हो तो, ठीक है। तो कंसोलिडेट और अमेंड किया जाए ऐसा विधायिका अनुभव कर रही। इसका मतलब यह हुआ कि उस समय जो भी विधियां चल रही होंगी भारत के अंदर सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए, रेगुलराइज करने के लिए, उन विधियों में आवश्यकता अनुसार संशोधन और उन सबका कंसोलिडेशन करके यह अधिनियम अधिनियमित किया गया है। इसका मतलब तत्कालीन समय में चल रही सारी विधियां इसमें समेकित और संशोधित हो गई होंगी और एक साथ यहां ले आई गई होंगी। और कल हमने कहा था कि जब भी किसी विधि का समेकन हो जाएगा, जब भी किसी विधि का समेकन और संशोधन हो जाएगा, जब भी अमेंड और कंसोलिडेट उसको कर दिया जाएगा, तब फिर संबंधित विधि पर, संबंधित विधि करें, तब फिर संबंधित विषय पर जिससे विधि संबंधित कोई प्रश्न उद्भूत होने पर, कोई प्रश्न पैदा होने पर उस विधि को ही लागू किया जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। आपकी कोई परंपरा नहीं चलेगी, आपकी कोई रूढ़ी नहीं चलेगी, आपकी कोई मान्यता नहीं चलेगी, आपकी कोई बात नहीं चलेगी, क्योंकि संबंधित विषय पर विधि का समेकन और संशोधन हो गया। जैसे अगर कह दिया हिंदू मैरिज एक्ट में कि आप विवाह के दोनों पक्षकारों के, ठीक है, परिवारों में प्रचलित विवाह की किसी एक प्रथा के मुताबिक हिंदू विवाह करेंगे, तो फिर आपकी मान्यताएं नहीं चलेंगी, आपकी इच्छा नहीं चलेगी कि सब देव प्रतिमा के समक्ष हम गले में माला डालकर शादी कर लेंगे। नो, ये हिंदू मैरिज नहीं है, ठीक है। और इस मैरिज का इफेक्ट 0 होगा। यूं माना जाएगा जैसे आप लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, ठीक है, और फिर आपके बच्चों को कुछ भी नहीं मिलेगा और आप भी अगर एज ए पति या पत्नी परस्पर किसी भी अधिकार अथवा दायित्व को प्रवर्तित कराना चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा।
ठीक है, वही बात है कि जब बुरा वक्त आएगा तब आपको इसका महत्व पता लगेगा। उस समय तो अपनी मान्यताएं आपने प्रभावी कर ली, तो कोई रोकने वाला तो था नहीं। तो चूंकि हिंदू मैरिज एक्ट एक विषय पर विधि को समेकित, संशोधित, परिभाषित सब कर चुका है, तो अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो चूंकि सिविल न्यायालय की प्रक्रिया से संबंधित विधि समेकित और संशोधित हो गई, इसलिए सिविल न्यायालय की प्रक्रिया इसी के मुताबिक चलेगी और किसी भी तरीके से नहीं चल सकती। इसलिए आपकी दिमाग में यह बिल्कुल मान्यता नहीं होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया, बड़ा मार चर्चा का विषय है कि साहब जो है उन्होंने टाइम लिमिट फिक्स कर दी है कि वकील हमारे समक्ष लिख कर देंगे कि हम कितने समय में अपने आर्गुमेंट को समाप्त करेंगे, और लिखित बहस भी उन्हें फाइल करनी होगी। यह बात 2002 में 1999 और 2002 का जो संशोधन है सीपीसी का, उसी में आ गई थी। अब आप पढ़ो न पढ़ो ये आपकी मर्जी। कानून बनाने के क्षेत्र में वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कानून तो पहले से बना हुआ है। हां, वे अपनी प्रक्रिया के नियम विनियमित कर सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया के नियमों का विनियमन करते समय भी वे कानूनों की जो स्पिरिट है उससे शासित होते रहते हैं। तो चूंकि सीपीसी में तो पहले ही आ गई ये चीज, इसलिए उन्होंने अब ये कहा है। सीपीसी में तो 1999 2002 में ही आ गए। क्या आप टाइम लिमिट देखेंगे? हम लोग पहुंचेंगे वहां, देखेंगे। तो अगर किसी विधि पर विधि समेकित और संशोधित हो गई तो फिर आप वही कानून लागू होगा। आपकी मान्यता, आपकी रूढ़ी, आपकी परंपरा कुछ नहीं। कोई न्यायालय, जैसे आप लोगों को बायबम सवाल होता, न्यायालय ऐसा कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? न्यायालय सब कुछ कर सकता। इतना गुस्सा आता है उस समय, जैसे ही कोई ला का स्टूडेंट ये है कहता है कि उसका पेपर फाड़ डालो और उससे को तुम तुरंत से पहले निकल जाओ, तुम्हें कानून पढ़ने का कोई हक ही नहीं है। अगर तुम्हारी मान्यता यह है कि न्यायालय कुछ भी कर सकता है, तो तुम क्या अपने मुवक्किल को न्याय दिलाओगे? ठीक है, वहां एक दुराग्रही जज बैठा है, वो कहता हम तो करेंगे ये, तो आप कह दो कि न्यायालय सब कुछ कर सकता है। हमारा मुवक्किल फांसी चढ़ता है, चढ़ा दो, क्यों? न्यायालय सब कुछ कर सकता है। आपकी मान्यताओं से नहीं चलेगा। न्यायाधीश महोदय का न्यायालय नहीं है, न्यायालय कानून का है, विधि का है, क्योंकि वहां कानून ही चलेगा। ठीक है, तो समेकन और संशोधन, चूंकि विधि समेकित और संशोधित हो गई तो अब यही चलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। लेकिन विधायिका भी ये जानती है कि सभी परिस्थितियां न तो सोची जा सकती हैं और न सभी परिस्थितियों के बारे में, जब सोची ही नहीं जा सकती तो सभी परिस्थितियों के बारे में उपबंध कैसे हो सकता है? अरे भाई, आप जो सोचोगे उसी के लिए तो उपबंध करोगे। जो अनएक्सपेक्टेड है, जो सोचा ही नहीं जा सकता, वो परिस्थिति पैदा होती है, तो उसके लिए कोई उपबंध करना पड़े, क्योंकि आप समेकन और संशोधन करने जा रहे हैं। और समेकन और संशोधन का अर्थ ही यह लिया जाएगा कि अब संबंधित विषय पर और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो फिर आपको समेकन और संशोधन करते समय यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम कुछ तो ऐसा छोड़ें कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड स्थिति आ जाए, जैसे हमने कहा था कि यहां लिख दिया 3 एडजर्नमेंट होंगे, 3 स्थगन, 3 बार स्थगित आप करा सकते हैं, लेकिन चौथी बार सांपिन काट लिया, अनएक्सपेक्टेड स्थिति है, और फिर आप उसका मुकदमा उठाकर खारिज कर दोगे। तुम आए कैसे नहीं? तुम अपने प्राण बचाता या तुम्हारे मुकदमे में उपस्थित होता? ठीक है, तो ये अनएक्सपेक्टेड जो स्थितियां पैदा होंगी, इनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए अगला प्री में आपसे सवाल बनता है, क्या समेकन और संशोधन के बाद सीपीसी एग्जॉस्टिव हो गई है, निश्शेषी हो गई है? ठीक है, अब फिर अगली समस्या आपके सामने ऐसी पैदा की गई जो किसी किताब में नहीं लिखी है, जहां पढ़ लो कि निश्शेषी हुई या नहीं हुई। ये जब तक कानून की समझ विकसित नहीं होती तब तक कुछ नहीं हो सकता। नहीं हुआ है निश्शेषी, क्योंकि 151 जोड़ा है। ठीक है, न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां हैं,
यद्यपि खाली 151 में अंतर्निहित शक्तियां ऐसा भी नहीं है, 148 में भी अंतर्निहित शक्तियां देखेंगे। जब हम लोग वहां पूछेंगे 143 से शायद वो उपबंध शुरू हो जाएंगे और 152 एक आदि तक जाएंगे, जहां न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां, शायद हमने शब्द लगाया, हमने कहा ना कि बेयर पे हम बहुत आपसे हमेशा ये कहते हैं कि मिला जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो सीपीसी फिर भी एग्जॉस्टिव नहीं हुई है, समेकन और संशोधन किया सीआरपीसी में भी, या बीएनएसएस में भी। ठीक है, समेकन और संशोधन है लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है मसला। वहां भी अंतर्निहित शक्तियां दी, यानी जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस पैदा होंगी उनसे कैसे निपटा जाए, क्योंकि आप समेकन और संशोधन कर चुके, तो फिर उसी विधि में कोई उपबंध चाहिए जो समेकन और संशोधन के बावजूद अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस जिनके लिए कोई प्रोविजन नहीं है उनमें भी रास्ता दे सके। ऐसा उपबंध और ऐसी व्यवस्था आपको स्वयं बनानी होगी, और विधायिका ने वो व्यवस्थाएं बनाई हैं। उन व्यवस्थाओं को संचालित करने का हक किसे दिया जाएगा, ये एक दीगर सवाल हो सकता है। परमाणु बम तो बनाया जाएगा, लेकिन परमाणु बटन किसके पास रहेगा, ये ठीक है एक सवाल हो सकता है। समस्त अस्त्र और शस्त्र सेनापति के हाथ में है, यानी ठीक है जो चीफ हैं, आर्मी चीफ, उनके हाथ में है। ठीक है, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तो एक कर दिया ना, तीनों सेनाओं के मिलाकर एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वो भी बनाया है, लेकिन परमाणु बटन उनके पास नहीं रहेगा। परमाणु बटन प्राइम मिनिस्टर के पास, क्योंकि परमाणु बटन अत्यंत विनाशकारी है, और एक सैनिक की जो मनोवृत्ति होती है, ठीक है, वो जीत ओरिएंटेड होती है। ठीक है, युद्ध में सैनिक चाहिए, लेकिन जब महाविनाशकारी हथियार का प्रयोग होना हो तब फिर बड़ा काम एंड कूल आदमी चाहिए जो ये देख सके कि क्या वो परिस्थिति वाकई है कि ऐसे हथियारों का प्रयोग किया जाए। तभी पहले जो आप देखते हैं रामायण महाभारत में कि साहब दिव्यास्त्रों की शिक्षा हर शिष्य को नहीं मिलती थी, ब्रह्मास्त्र की शिक्षा हर शिष्य को नहीं मिलती थी, ऐसे शिष्य को ही दी जाती थी जो उसके महत्व को समझ सकता था और ये जान सकता था कि किन परिस्थितियों में इसका प्रयोग करना चाहिए। तो आप इनहेरेंट पावर्स, यानी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन पैदा होने पर सिचुएशन के मुताबिक न्याय निर्णय कर सकें, ये ताकत आप किसे देंगे, ये एक दूसरा सवाल है, लेकिन देनी तो पड़ेगी। इसलिए ना तो बीएनएसएस एग्जॉस्टिव है और ना सीपीसी एग्जॉस्टिव है, जबकि समेकन और संशोधन हो गया। और समेकन और संशोधन का नियम सामान्य यही है कि जब भी समेकन और संशोधन होगा तो संबंधित विधि पर, संबंधित विषय पर वही विधि लागू होगी। लेकिन इसके बाद भी कोर्ट का नेचर एग्जॉस्टिव नहीं हुआ। ठीक है, आज भी इंक्लूसिव है, वो एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, अवशेषी है, निशेषी नहीं है। तो ये आपको, और ये दो सवाल आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, एग्जामिनर हमेशा आपसे डिग्री नहीं पूछेगा, वो तो मालूम ही उसे है, पता है आपको। ठीक है, वो यहां पूछेगा क्योंकि उसका उद्देश्य आपको कंपटीशन से निकालना है, आपको सेलेक्ट करना नहीं है। ठीक है, इसलिए हर वो सवाल आपसे पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप न दे सको। ठीक है, तो आपका कहता है कि अतः एतद् द्वारा, चूंकि विधायिका ने एक आवश्यकता को अनुभव किया है, ये समीचीन है कि सिविल न्यायालयों से संबंधित प्रक्रिया का अधिनियमन और वो समेकन और संशोधन किया जाए। अतः एतद् द्वारा ये अधिनियमित किया जाता है। ठीक है, अब आगे उसने बताना शुरू किया, फिर कहता है संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ। ठीक है, कहता इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है। तीसरा सवाल यहीं से बनता है। आपसे पूछा जाता है कि क्या नाम है इसका,
सिविल प्रक्रिया संहिता एक विकल्प, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 दूसरा विकल्प, ऐसे करके दो और बना दिए। आपने सिविल प्रक्रिया संहिता अधिसंख्य लोग लगाते हैं, और जैसे लगाएंगे गलत, क्योंकि क्या हो चुका है, समेकन और संशोधन। आपकी मान्यता नहीं चलेगी, आपकी इच्छा भी नहीं चलेगी, आप जो उचित समझते हैं वो भी नहीं चलेगा, जो लिखा है यही चलेगा। ठीक है, विधायिका सोवरन है विधायन के क्षेत्र में, उसके प्राधिकार को कोई चुनौती नहीं। इसलिए आपको बताना होगा कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है इसका नाम, क्योंकि विधायिका ने स्वयं इसका नामकरण किया है। आपके पिताजी माताजी ने आपका नामकरण किया है, तो हमें तो कोई हक नहीं है कि सलमान नाम है हम सल्लू कर दें, ठीक है, अरबाज नाम है मुल्लू कर दें, ये कोई मतलब तो नहीं हुआ। ठीक है, जो नामकरण है, जिसने किया, जिसे नामकरण का हक था, उसने जो नामकरण किया, आपको वही नाम लेना होगा। ये नहीं कि आप अपने मन से कुछ भी करना शुरू कर देंगे। तो उसने कहा कि इस अधिनियम का नाम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है। ठीक है, अब वही बात है कि आपने एक बार रे रे करके पढ़ लिया, जैसे आप बेयर पढ़ते हैं, रे 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 करके पढ़ जाते हैं। ठीक है, वैसे आपने बेयर पढ़ लिया तो आप पढ़ लेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है, लेकिन चूंकि इस बात का महत्व आपको नहीं बताया गया कि नामकरण का क्या महत्व होता है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि 20 बार पढ़ने के बाद भी जब प्री में पूछ दिया जाए कि इसका नाम क्या है, तो आप सही ही विकल्प का चयन करो, क्योंकि दिमाग याद नहीं दिलाएगा। ठीक है, दिमाग सिर्फ इतना याद दिलाएगा कि सीपीसी नाम है, क्योंकि दिमाग के लिए वही महत्वपूर्ण है, ऐसा आपने उसे समझा रखा है। ठीक है, आपने ये समझा ही नहीं रखा कि नामकरण का महत्व होता है और नाम जो हो वही लिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा कोई नाम नहीं लिया जाता है। ये जो फेसबुक पर आप लोग DAT दैट लिख दिया करते हैं, इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा जब आप मेंस लिख रहे होंगे। ठीक है, हमने उसी दिन से छोड़ दिया था। ठीक है, क्योंकि जब हमने 12 मेंस दिए हैं, जब मेंस हम लिख रहे हैं बैठे, अब शब्दी ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, कि अब हम यहां पर क्या प्रयोग करें। ठीक है, DAT दैट तो हमने कभी लिखा ही नहीं। ठीक है, वो तो THAT दैट ही लिखा, इससे वहां दिक्कत नहीं आ रही। अब आपने सामान्यतः जैसे इंक्लूसिव, ठीक है, सीपीसी का नेचर इंक्लूसिव है, ये आप बोलते रहे। हमें बहुत लोगों ने सलाह दी, क्योंकि सलाह तो हिंदुस्तान में बहुत लोग देते रहते हैं ना। ठीक है, तब हमने उन्हें हर बार जवाब दिया कि हमें ये मत बताओ कि हम पढ़ाएं कैसे, ये हमें मत बताओ। ठीक है, वो तो हम ही तय करेंगे हम कैसे पढ़ाएं। उन्होंने बहुत बार सलाह दी कि अगर चैनल को लोकप्रिय बनाना है तो अधिकांश अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करो। उनके दो बातें हैं। ठीक है, एक बात यह है कि हमें चैनल लोकप्रिय बनाना है, और एक बात यह है कि हमें पढ़ाना है। इन लक्ष्यों में से कौन सा लक्ष्य में हासिल करना है, ये ठीक है तय करने लायक बात है। तुम जो सलाह दे रहे हो मार्केटिंग की सलाह है, इससे लोकप्रिय भले ही हो जाए, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर हमने शुरू किया है वो पूरा नहीं होता। क्योंकि अगर हम बोलते रहे नेचर इंक्लूसिव है, नेचर इंक्लूसिव, तो जो बच्चा जिस समय मेंस देख रहा होगा उसके दिमाग में यही आएगा कि सीपीसी का नेचर इंक्लूसिव है। अब वो हिंदी में लिख रहा है, ये लिख कैसे देगा, ये समस्या हमें आती थी। इसलिए हम हिंदी शब्द जरूर बोलते हैं। ठीक है, कि सीपीसी का नेचर, सीपीसी की प्रकृति अवशेषी है, निश्शेषी नहीं है, ताकि आपको वो शब्द ध्यान रहे। ठीक है, तो हर चीज आपको, जब तक हर चीज की इंपॉर्टेंस ये नहीं पता है, तब तक ही आप वैसा नहीं करते। जैसे ही आपको किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस पता लगती है, आप तत्काल अपने आचरण को बदल लेते। इसलिए जरूर देखना चाहिए। तो कहता है यह सन 1909 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा। ये तो आप लोग खैर बहुत रटते हैं बैठ के, क्योंकि आपकी सारी काबिलियत इसी पर होती है कि कौन सा अधिनियम कब से शुरू हुआ, तो वो तो आपको मालूम होगा 1 जनवरी 1909, क्योंकि यही बाय बाय पूछा जा रहा, यही बता बता के आप काबिल हुए हैं। ठीक है ना, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन हाँ, खास बात इतनी है कि पूछ ये भी लिया जाता है, और हमेशा यूनिक भी याद करना चाहिए, और जनरल भी आपको पता होना चाहिए, सामान्य भी आपको जानकारी में होना चाहिए, और अपवादिक भी आपको पता होना चाहिए। तो दोनों बातें रहें तो बैलेंस रहता है। अन्यथा मालूम पड़ा अपवादिक तो कभी कभी पूछा जाएगा, सामान्य पूछा जाएगा, और सामान्य आप बता नहीं पाएंगे, तो जो मूर्ख होंगे वो आपसे आगे बढ़ जाएंगे।
और फिर आपको खराब लगेगा। इसलिए सामान्य भी पता होना चाहिए। कहता ये सन 1909 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा, यानी 1 जनवरी 1909 को ये प्रवृत्त हुआ। इसका विस्तार हमने आपसे कई बार चर्चा की है कि बेंथम कहता है कि कानून के कुछ गुण हैं, ठीक है। और हमने ये भी आपसे कई बार कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में जितने भी विचारक हैं, अगर उनके द्वारा कानून की जो विशेषताएं बताई गई वो आपको इन कानूनों में न दिखाई दें तो परिभाषा को गलत मत मानिएगा। मान लीजिएगा कि आपने गलत पढ़ा है, आपकी समझ गलत है, आपको पढ़ाने वाले गलत हैं, ये जानिएगा। तो बेंथम विधि की कुछ विशेषताएं बताता है, उनमें वो बताता है कि विधि का एक नाम होता है, उसके विस्तार का क्षेत्र होता है, उसके लागू होने का की विषय वस्तु होती है। तो वो चीज यहां दिख रही है, वो बताता है इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य, नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। अब जम्मू कश्मीर तो हट गया, लेकिन नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्र ये अभी भी शामिल हैं कि इन पर सीपीसी का विस्तार नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनके सिवाय संपूर्ण भारत पर है। इसमें तो इन्हें निकालने के बाद जो भारत बचा उस पर है, ठीक है ना। लेकिन हमने आपसे कई बार कहा नागालैंड राज्य और जो जनजातीय क्षेत्र हैं उन पर सीपीसी का विस्तार नहीं है, लेकिन सीपीसी की जो भावना है, जो दर्शन है, जो फिलॉसफी ऑफ सीपीसी है वो लागू है। इसी को कहते हैं स्पिरिट ऑफ द लॉ, ये लागू है। लेटर ऑफ द लॉ ये लागू नहीं है, ठीक है। जो दर्शन है सीपीसी का, और हमने कहा था कि दर्शन प्रत्येक चीज का होता है, और दर्शन क्या है, जो मूल रूप से बात है, जो कल हम बात कर रहे थे कि चोरी, लूट, डकैती, संपत्ति का आपराधिक न्यायसंग और संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग, ये एक जैसे अपराध हैं। क्यों है एक जैसे? क्योंकि चोरी, लूट, डकैती, उद्यापन, संपत्ति का आपराधिक न्यायसंग, संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग, इन्हें अपराध क्यों माना है? इसलिए माना है कि ये इनमें जो व्यक्ति जिसे अपराधी समझा गया है वो दूसरों के श्रम पर अनुचित समृद्धि हासिल कर रहा है, ठीक है ना। वो अपने कब्जे में संबंधित संपत्ति को लेकर उसके लाभ अपने लिए उपयोग कर रहा है, जबकि उस संपत्ति को उसने जन्म नहीं दिया है। वो दूसरों के श्रम पर अनुचित समृद्धि हासिल कर रहा है। अगर फिलॉसफी यानी दर्शन इन अपराधों के पीछे का देखेंगे तो दर्शन ये है, ठीक है ना। तो एक शब्द में अगर बात करें, हां ये ठीक है कि अनुचित समृद्धि हासिल करने के तरीके अलग अलग हैं। कभी तो ये उसकी जानकारी के बिना उसकी संपत्ति ले लेने के माध्यम से, तो कभी तो उसे धमकाकर है, कभी तो संख्या बल के जोर से है, ठीक है ना। तरीके अलग अलग हैं, लेकिन दर्शन एक ही है कि अनुचित समृद्धि यह हासिल करना है, ठीक है ना। तो चीजों को ठीक ढंग से देखना। तो यहां कहता है कि नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों में सीपीसी की भावना ये एप्लीकेबल नहीं है। सीपीसी की भावना तो वहां भी एप्लीकेबल है, ठीक है। स्पिरिट ऑफ द लॉ ये एप्लीकेबल है, लेकिन लेटर ऑफ द लॉ एप्लीकेबल नहीं। और स्पिरिट ऑफ द लॉ स्पिरिट ऑफ द लॉ या स्पिरिट ऑफ द सीपीसी क्या है? यह है कि एक निष्पक्ष विचारण हो, ठीक है ना। जो कुछ अधिनियमित किया गया है, क्यों किया गया? निष्पक्ष विचारण हो, ठीक है। हर पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिले, सकारण न्याय निर्णय न हो, विलंब न हो, ठीक है। गरीब आदमी यानी अकिंचन, गरीब नहीं अकिंचन, न्याय से वंचित न हो, आर्थिक दुरावस्था के कारण सबको न्याय उपलब्ध न हो, ऐसी बात न हो, इसके लिए, ठीक है, उसे उपबंधों के माध्यम से सुनिश्चित किया गया। क्योंकि नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्र यहां उतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातों को समझ सकें, इसलिए स्पिरिट ऑफ द लॉ ये एप्लीकेबल होगी। जैसे पंचायत है, पंचायत स्पिरिट ऑफ द लॉ ये एप्लीकेबल होती है, लेटर ऑफ द लॉ ये एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। सुनी दोनों पक्षों की जाएगी, कहते ना हमारी तो सुनी नहीं रहे, काहे की पंचायत, हमारी भी तो सुनो, ठीक है। तो यही तो प्रोसीजर कर रहा है कि सबको सुनो,
फिर जो जस्ट है वो डिसाइड करो। तो स्पिरिट ऑफ द लॉ यहां भी लागू होती है जनजातीय क्षेत्रों में और नागालैंड राज्य में। आगे कहता है, परंतु संबंधित राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संहिता के उपबंधों का या उनमें से किसी का विस्तार यथास्थिति संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजातीय क्षेत्रों या उनके किसी ऐसे भाग पर ऐसे अनुपूरक आनुषंगिक या परिणामिक उपांतरणों सहित कर सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं। अब चूंकि आपने कभी अपने दिमाग को इस पैरा का महत्व नहीं समझाया, इसलिए पैरा याद करने में बड़ी कठिनाई होती है। बेयर याद करने की कठिनाई यही क्योंकि बेयर का महत्व ही नहीं समझाया है दिमाग को। अगर राज्य सरकार को कभी ऐसा लगता है कि नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों में भी उतने समझदार लोग, उतना शिक्षा का विस्तार और सारी समझ विकसित हो गई है, संपूर्ण नागालैंड राज्य, संपूर्ण जनजातीय क्षेत्र या संपूर्ण नागालैंड राज्य और संपूर्ण जनजातीय क्षेत्र नहीं, लेकिन उसका कुछ भाग, तो उसे हक दिया गया है कि वो संपूर्ण सीपीसी इसको वहां प्रवर्तित कर दे, क्योंकि विधायिका जितना बेहतर सोचती है उतना बेहतर कोई नहीं सोच सकता। आप देखेंगे भी उपबंधों में कि जहां आपकी सोच खत्म होती है कानून वहां से शुरू होता है। तो विधायिका जितना बेहतर अधिनियमन करती है उतना बेहतर कोई नहीं। लेकिन अगर अक्षम है जनता तो ठीक है, ये स्पिरिट ऑफ द लॉ लागू होगी, लेकिन राज्य सरकार जो अपनी राज्य की जनता की आवश्यकताओं को सर्वाधिक बेहतर ढंग से समझती होगी, अगर उसे ऐसा लगता है कि नाउ द टाइम हैज कम कि सीपीसी शुड बी मेड एप्लीकेबल ऑन द सेवरल पार्ट्स ऑफ द स्टेट और शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है, या उनके किसी भागों में, तो फिर क्यों देर की जाए। अगर राज्य सरकार को यह लगता है कि भाई ठीक है, जागृति तो इतनी हो गई, सीपीसी एप्लीकेबल की जा सकती, लेकिन क्षेत्र विशेष की आवश्यकता यह है कि सम्मनों के लिए टाइम थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, ठीक है ना। सम्मन के पालन के लिए जो टाइम यहां दिया है या डब्ल्यूएस फाइल करने के लिए जो टाइम यहां दिया है, अब तो डब्ल्यूएस फाइल करने के लिए भी टाइम आ गया। 1999 और 2002 के संशोधन द्वारा इतने ही समय में आप करेंगे, इसे थोड़ा बढ़ा देना चाहिए या घटा देना चाहिए। तो आवश्यक उपांतरण, मॉडिफिकेशन, इसे करने का हक भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये लिखा है कि परंतु राज्य सरकार जब उचित समझे तो संपूर्ण नागालैंड राज्य या जनजातीय क्षेत्र, ठीक है, उनमें संपूर्ण सीपीसी या इसके किसी भाग के उपबंधों को उपांतरित, संशोधित आदि करके एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप महत्व जैसे ही समझते जाएंगे चीजों का, चीजें एकदम क्लियर होती जाती हैं। कहता है स्पष्टीकरण, अब इस जनजातीय क्षेत्र बताना पड़ेगा, तो वो बता रहा है स्पष्टीकरण की जनजातीय क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं। अब ये तीसरा सवाल, चौथा सवाल है जो प्री में आपसे पूछा जाता है। 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले संविधान की 6ठी अनुसूची के पैरा 20 में यथा निर्दिष्ट असम के जनजातीय क्षेत्रों में सम्मिलित है, यानी अन्य किसी जनजातीय क्षेत्र का जिक्र यहां पर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जनजातीय क्षेत्र माने जाएंगे। शेष क्योंकि संपूर्ण भारत में द्वीप समूह, ठीक है, ये आता तो है, लेकिन बात को ऐसे कहा जाता है कि थोड़ा स्पष्ट रहे, कई बार लोगों को गलतफहमी हो सकती है, इसलिए सबसेक्शन 2 बनाया उन्होंने। अमीन द्वीप समूह और आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी और विशाखापत्तनम अभिकरणों और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में इस संहिता के लागू होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव यथास्थिति ऐसे द्वीप समूह, अभिकरणों या ऐसे संघ राज्य क्षेत्र में इस संहिता के लागू होने के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी नियम या विनियम के लागू होने पर वहां नहीं पड़ेगा। क्योंकि देश के ये क्षेत्र लंबे समय से अपने नियमों द्वारा शासित होते रहे हैं, लंबा समय गुजरा है, और उनकी अपनी परंपराएं भी हैं, क्योंकि लक्षद्वीप, ठीक है, वहां भी समुद्र की विशेष स्थिति है, ठीक है, तो उनकी विशेष भौगोलिक स्थिति है। ऐसे पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, उनकी भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, इस सब की जानकारी हमें नहीं है, लेकिन ऐसा ही होता है जब लेजिस्लेचर को लगता है कि किसी क्षेत्र विशेष की कुछ विशेष स्थिति है,
तो सवाल नाक का नहीं है कि हम कह रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा, ऐसा कोई सवाल नहीं है। सवाल इस बात का कि व्यवस्था ठीक चले, ठीक है, और प्रोसीजर, इसका काम सिर्फ न्याय करना है। इसीलिए कल भी हमने कहा कि इसका हाइपर टेक्निकल व्यू नहीं लिया जाता कभी भी। इसमें जो लिखा नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो वही हुआ जो इसमें लिखा है। यानी जो इसमें लिखा है उस लिखे गए के अनुसार तो यद्यपि वो नहीं हुआ, लेकिन हुआ वही जो इसमें लिखा है। यह लिखा है कि संबंध जब पहुंचे तब व्यक्ति को आना है, संबंध तो पहुंचा ही नहीं क्योंकि जारी ही नहीं हुआ, व्यक्ति आ गया। अरे भाई, तो हुआ तो वही जो इसमें लिखा है, तो इसके मुताबिक नहीं हुआ ये तो नहीं कह सकते, तो फिर बात मान लेनी चाहिए। तो क्योंकि इसका उद्देश्य सिर्फ सबस्टेंटिव लॉ के द्वारा घोषित अधिकारों को ठीक ढंग से प्रवर्तित कराना है, तो अगर वो हो सकते हैं तो इसका पालन हुआ नहीं हुआ इससे मतलब ही क्या है, ठीक है। तो अगर लेजिस्लेचर को लगता है कि स्थान विशेष की अपनी परंपराएं हैं, अपनी स्थितियां हैं, तो वहां प्रचलित रूढ़ियों और मान्यताओं को लेजिस्लेचर स्वयं मान्यता दे सकती। यदि स्वयं नहीं देगी तो वो सोवरेन है फिर। लेकिन लेजिस्लेचर स्वयं नाक के सवाल को लेकर अधिनियमन नहीं कर रही, बल्कि न्याय करने के लिए अधिनियमन कर रही, इसलिए वो स्वयं ही मान्यता जहां आवश्यकता है वहां दे ही देती है। इसलिए उसने कहा कि अमीन दीवी समूह, ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी क्षेत्र आदि आदि, वहां जो नियम और परंपराएं पूर्व से सिविल प्रक्रिया, सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया को विनियमित करने के संदर्भों में चल रही थी, उन्हें प्रभावित करने वाली यह संहिता नहीं समझी जाएगी। अर्थात इस संहिता के उपबंधों और उन परंपराओं में यदि कोई विरोध है तो वे मान्यताएं उन पर्टिकुलर स्थानों में लागू होंगी, ये उपबंध लागू नहीं होंगे, और विरोध नहीं है तो ये लागू होंगे। और अगर कोई उपबंध ही नहीं है, ठीक है, उन नियमों और विनियमों में स्थिति विशेष के लिए, लेकिन इसमें है तो भी ये लागू होगी, ठीक है ना। और इस पर भी आपसे कई बार प्री में वो बना देते हैं कि क्या होगा, तो ये आपका यहां आया। अब बात डेफिनेशन क्लास की शुरू होगी, ठीक है, और डेफिनेशन क्लास आपको कई बार बताया कि विधायिका सिर्फ इसीलिए बनाती है कि जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं वे अनडिफाइंड ना रह जाएं, विधायिका स्वयं उन्हें डिफाइंड कर देती है। जैसे डिग्री की इंपॉर्टेंस हमने आपको बताई कि डिग्री की इंपॉर्टेंस यह है कि उससे 2 अपीलें निकलेंगी और प्रत्येक डिग्री अपील योग्य होगी, इसलिए डिग्री की डेफिनेशन उसने न्यायालय पर नहीं छोड़ी, उसने स्वयं डिग्री को डिफाइन कर दिया। तो जो भी विधायिका इंपॉर्टेंट समझती है उसे अपने आप डिफाइन कर देती है, और जो वो डिफाइन करती है वो तब तक लागू होता है जब तक कि संदर्भ से अन्यथा प्रतीत न हो। और संदर्भ से अन्यथा प्रतीत होता है, जैसे कल हमने बात की थी कि चुराई गई संपत्ति जब चोर प्रथम बार प्राप्त करता है, ठीक है, तो वो प्राप्त करने की डेफिनेशन में नहीं होता, इसलिए वो 411 की डेफिनेशन में नहीं होता, लेकिन हो सकता है। उस पर विस्तार से बात कल हुई, तो शेष बात हम लोग सोमवार को करेंगे। देखें, बीच में आप बेयर